हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी विश्व में सभी राष्ट्र एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह का जो संबंध होता है विश्व के सभी देशों में एक दूसरे से, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध कहलाता है जो कि युद्ध भूमि में नहीं लड़ा जाता, ना ही इसे परमाणु हथियारों से लड़ा जाता है। यह है मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य के विचारों द्वारा और मनुष्य की भावनाओं द्वारा, यानी एक दूसरे के प्रति मन में जो ईर्ष्या या आक्रोश होता है, तो उसको ये तरह तरह की चालों से, कूटनीतिक चालें हैं, प्रचार है, प्रेस विज्ञप्ति है, भाषण है या विरोधी वक्तव्यों के द्वारा, ठीक है, तो ये कूटनीतिक युद्ध या शीत युद्ध इसको कहा जाता है। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व की महाशक्तियाँ थी, वो कौन कौन सी महाशक्तियाँ थी। जो विश्व की महाशक्तियाँ थी वो था पूर्व में सोवियत संघ और पश्चिम में था अमेरिका। तो दोनों महाशक्तियों में जो होड़ चल रही थी एक दूसरे को पीछे करने की और प्रतिद्वंद्विता में एक दूसरे से आगे बढ़ने की और अपने अपने गुटों को या अपनी अपनी सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाने की, तो उसको शीत युद्ध का युग कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। तो द्विध्रुवीय विश्व राजनीति पहला पॉइंट है। द्विध्रुवीय विश्व राजनीति यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग ये प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी जबकि सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के हितैषी बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सहयोग दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हो गए थे। तो द्विध्रुवीय विश्व राजनीति का माहौल उस समय बना हुआ था, यानी विश्व में दो ध्रुव स्पष्ट नजर आ रहे थे। पश्चिम का जो ध्रुव था या केंद्र था या शक्ति संगठन था वो था अमेरिका, और जो पूर्व का ध्रुव या केंद्र या शक्ति संगठन था वो था सोवियत रूस। तो विश्व की राजनीति इन्हीं दोनों ध्रुवों में या दोनों खेमों में विभाजित हो चुकी थी, यानी विश्व के अधिकांश देश, पश्चिम के देश अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया था और जो पूर्व के देश थे तो उन्होंने सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर लिया था। तो इस तरह से राजनीति में दो ध्रुव बन गए थे, एक था पश्चिमी ध्रुव और एक था पूर्वी ध्रुव। पूर्वी ध्रुव सोवियत संघ के साथ में था और पश्चिमी ध्रुव अमेरिका के साथ में था। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं कि सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों का उदय। सैनिक एवं प्रादेशिक संगठन, तो जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेके 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक ये विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का दौर चलता रहा और दो ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंद्विता की होड़ में लगे रहे। तो उस समय क्या हुआ था कि शीत युद्ध के दौर में बहुत से सैनिक और प्रादेशिक संगठनों का अभ्युदय यानी उदय हो गया था। अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ में जो सैनिक गठबंधन किए थे तो उनमें है नाटो गठबंधन है, सीटो गठबंधन है और सेंटो गठबंधन है। तो अमेरिका ने पश्चिमी राष्ट्रों के साथ में ये गठबंधन कर लिए थे। और जो सोवियत रूस है तो सोवियत रूस ने इसके प्रति उत्तर में यानी जवाब में एक अगर कुछ करता था तो दूसरा होड़ में उससे आगे बढ़ता था। तो इसके प्रति उत्तर में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक एक संगठन बना लिया था। ठीक है, तो इस तरह से उस समय सैनिक और प्रादेशिक संगठन बहुत मात्रा में दोनों अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे और प्रादेशिक और सैनिक संगठनों का निर्माण चल रहा था। ठीक है, तो इन दो महाशक्तियों की आपसी जो प्रतिद्वंद्विता थी तो उसको गुटों की प्रतिद्वंद्विता में इन्होंने परिवर्तित कर दिया था, यानी गुट बना लिए थे। तो जैसे अमेरिका के साथ नाटो है, सीटो है, सेंटो है,
तो इसमें जो राष्ट्र शामिल थे वो अमेरिका के गुट में थे, और जो वार्सा पैक्ट था उसमें जो राष्ट्र शामिल थे वो सोवियत रूस के गुट में थे। तो इस तरह से विश्व राजनीति दो गुटों में विभाजित हो गई थी। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। तो बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय कुछ राष्ट्र तो अमेरिका का साथ दे रहे थे, कुछ सोवियत रूस का साथ दे रहे थे, या कुछ दोनों का साथ दे रहे थे, क्योंकि दोनों में उस समय मित्रता बनी हुई थी। लेकिन उस समय कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो कि किसी का साथ नहीं दे रहे थे, ना वो किसी युद्ध में शामिल थे। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहे थे। क्योंकि ये उसी समय आज़ाद हुए थे, तो उस समय इनके सामने जो सबसे बड़ी परिस्थिति थी या सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हाल ही में इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो इनके स्वयं के आर्थिक विकास की परिस्थिति, आर्थिक विकास की समस्या इनके सामने थी। तो इसलिए किसी भी गुट में शामिल ना होकर इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो उसी समय से माना जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अभ्युदय उसी समय हुआ था, उदय। ठीक है। अगला हम देख रहे हैं शस्त्रों की होड़ यानी प्रतिद्वंद्विता, शस्त्रों की होड़। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध जब चल रहा था तो उसने शस्त्रों की होड़ को या शस्त्रों की प्रतिद्वंद्विता को इसने जन्म दिया था। विश्व के अधिक से अधिक भाग को अपना क्षेत्र बनाने की होड़ में, यानी विश्व के अधिक से अधिक देशों पर अपना अधिकार करने की होड़ में अमेरिका इधर प्रजातांत्रिक या उदार लोकतांत्रिक विचारधारा को प्रसारित करने में लगा था, यानी देशों में पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने में लगा हुआ था। तो इस तरह से अपनी सत्ता या साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था। उधर सोवियत रूस अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करने में लगा था और वो अपनी सत्ता या साम्राज्य को फैलाने में लगा हुआ था। तो इस तरह से शस्त्रों की होड़ भी दोनों में जारी थी। एक अगर कुछ प्रक्षेपास्त्र या परमाणु हथियार या सैनिक अड्डे स्थापित करता था तो उसकी खबर लगते ही दूसरा देश उससे आगे बढ़ के सैनिक अड्डे या प्रक्षेपास्त्र तैयार करने में जुट जाता था। तो प्रतिद्वंद्विता में दोनों एक दूसरे से आगे थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे साम्राज्य विस्तार का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक क्षेत्र हो, हर तरह में दोनों प्रतिद्वंद्विता में एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ने की होड़ दोनों में लगी हुई थी। अगला है विश्व में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा। राजनीतिक अस्थिरता मतलब क्या होती है? राजनीति कभी अमेरिका की तरफ हो जाती थी, कभी सोवियत रूस, क्योंकि विश्व की जो राजनीति है तो उस पर कभी अमेरिका अपना वर्चस्व कायम कर लेता था और कभी सोवियत संघ उस पर अपना वर्चस्व कायम कर लेता था। तो इस तरह विश्व की जो राजनीति है वो स्थिर राजनीति नहीं थी उस दौर में। कभी अमेरिका की उससे सत्ता से उससे पूंजीवादी से लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित हो जाती थी, तो कभी सोवियत रूस की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाती थी। तो इस तरह से विश्व की जो राजनीति है तो उस समय क्या था कि दोनों ध्रुवों के बीच या दोनों गुटों के बीच स्थानांतरित होती रहती थी, यानी स्थिरता उसमें नहीं थी। अगला हम देख रहे हैं शीत युद्ध के क्षेत्र, यानी उस समय जो शीत युद्ध था तो ऐसी कौन कौन सी विकट बातें थी या कौन कौन सी समस्याएं थी, ऐसे कौन कौन से संकट थे कि दोनों देशों के बीच मैत्री का वातावरण नहीं बन पा रहा था। ठीक है। अब हम देख रहे हैं शीत युद्ध के क्षेत्र, यानी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी उस समय दोनों देशों के बीच में कि जिन बातों को लेकर दोनों आमने सामने टकराने की पोजीशन में, परिस्थिति में आ जाते थे। तो ऐसी समस्याएं जो हैं वो है, पहला तो है बर्लिन की नाकेबंदी, यानी सोवियत रूस ने बर्लिन जो कि जर्मनी का भाग है उसकी नाकेबंदी कर दी थी। दूसरा है कोरिया संकट, यानी कोरिया में जो संकट या युद्ध भूमि दोनों देश बनाने के लिए था या कोरिया पर जो हमला हुआ था तो उसमें किसने सहायता की थी और कौन सा देश उसके विरोधी पक्ष में खड़ा हुआ था। और तीसरी है क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट। ठीक है।
तो पहली हम देख रहे हैं बर्लिन की नाकेबंदी। तो सोवियत रूस ने क्या किया था कि 1 मार्च 1948 को स्थानीय मुद्रा विषयक का बहाना बनाकर इसने बर्लिन, जो कि जर्मनी का हिस्सा है, उसकी नाकेबंदी कर दी थी। तो अमेरिका ने तुरंत हस्तक्षेप करके इसकी नाकेबंदी को खत्म कराने के लिए प्रयास किया। तो मार्च में इसने शुरुआत की थी नाकेबंदी की, और मई 1948 में ही इसको, यानी 2 महीने के बाद ही, मार्च अप्रैल मई 2 महीने के बाद ही इसको नाकेबंदी हटानी पड़ी। तो रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी तो हटा दी, लेकिन इसके जो परिणाम निकले वो काफ़ी दूरगामी निकले, क्योंकि इनका परिणामों का असर दोनों में तनावपूर्ण वातावरण हो गया था। तो इनके परिणामों का असर बहुत ही दूरगामी या लंबा चला। ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि जर्मनी जो था अब दोनों महाशक्तियों के लिए युद्ध का क्षेत्र बन गया था। यानी दोनों महाशक्तियाँ, एक तरफ जर्मनी के आधे हिस्से पर अमेरिका का हिस्सा था और दूसरी तरफ जर्मनी के आधे हिस्से पर क्या था, सोवियत रूस का हिस्सा था। तो इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में जो बर्लिन यानी जर्मनी का जो हिस्सा है, तो जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के क्षेत्र में जो जर्मनी थी, तो उसका इन तीनों राष्ट्रों ने एकीकरण कर दिया था। अब इसके बदले में सोवियत रूस ने क्या किया कि सोवियत रूस के हिस्से में जो जर्मनी का भाग था, तो उसने वहाँ क्या किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करवा दी, यानी वहाँ चुनाव करवा के वहाँ अपनी मनपसंद सरकार वहाँ पे स्थापित करवा दी। वहाँ की जो सरकार बनी वह साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो गई, तो वो इसकी मनपसंद सरकार हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसके परिणाम जो है वो काफ़ी दूरगामी हुए। यानी इन दोनों देशों के बीच में जो तनातनी का माहौल चल रहा था जर्मनी को लेके, तो ये लग रहा था कि जर्मनी जो है दोनों क्षेत्रों के लिए अखाड़ा या युद्ध भूमि बन जाएगी। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कोरिया का संकट। ठीक है, तो कोरिया संकट, तो कोरिया भी महाशक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना हुआ था। यानी कोरिया को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा जारी थी। रूस चाहता था कोरिया को साम्यवादी बनाना, तो दूसरी तरफ अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका कोरिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ाने के पक्ष में था। तो इससे क्या हुआ कि इससे कोरिया 2 भागों में बंट गया। ठीक है, आधे हिस्से पर अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव हो गया और आधे हिस्से पर सोवियत रूस की साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव हो गया। तो उत्तर कोरिया की जो सरकार बनी, तो वह उत्तर कोरिया की जो सरकार थी वह रूस की समर्थक थी, और जो दक्षिण कोरिया की सरकार थी वह अमेरिका की समर्थक थी। तो इस तरह से रूस और अमेरिका दोनों ने कोरिया में अपनी विचारधारा का प्रभाव फैला दिया था। अब आगे क्या हुआ कि चीन और रूस की सहायता से क्या किया कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सहायता की और कोरिया संकट को लेके यूरोप के राष्ट्र अमेरिका के साथ आ गए और आ गए। तो इससे क्या हुआ, जब यूरोप के राष्ट्र अमेरिका के साथ आ गए, तब चीन और ने रूस की सहायता की। चीन रूस के पक्ष में हो गया था। तो इस तरह से विश्व की राजनीति उस समय भी गुटों में बट गई थी। और ये कोरिया संकट का समाधान कब हुआ? कोरिया संकट का समाधान हुआ जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में आके हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके कोरिया संकट का समाधान हो पाया। ठीक है, तीसरा बच्चों हम देख रहे हैं क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट। तो शीत युद्ध की जो सबसे विस्फोटक और खतरनाक घटना थी वो है क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट। तो क्यूबा क्यूबा वो हर दृष्टि से दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। क्यूबा दोनों महाशक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ सन 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। 1958 में कोरिया में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। तो अमेरिका को चिंता होने लगी कि क्यूबा में साम्यवादी यानी क्यूबा जो है वो रूस के
अधिग्रहण में या रूस के सत्ता क्षेत्र में आ जाएगा। तो इससे क्या होने लगा कि अमेरिका को अब चिंता होने लगी, क्योंकि रूस उसमें अपनी साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहता था। तो अमेरिका ने क्या किया कि रूस के जो जहाज़ क्यूबा की तरफ आ रहे थे, तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेज के रूस के जो जहाज़ क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे तो उनमें हस्तक्षेप करके उनको रोकना शुरू कर दिया। और जब रूस को ये घटना मालूम हुई तो उसने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि उस समय ये परिस्थिति बन गई थी कि अब दोनों देश एक दूसरे से आमने सामने आके टकराएंगे। तो क्यूबा ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसने अपने जहाज़ों को वापस बुलाया। जब जहाज़ों को वापस बुला लिया इसने क्यूबा की ओर जाने वाले, यानी जो प्रक्षेपास्त्र भेज रहा था यह क्यूबा में, तब कहीं जाके दोनों देशों के बीच में तनाव थोड़ा सा कम हो पाया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के कौन कौन से प्रभाव पड़े। ओके स्टूडेंट।